अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉप द बेस विद सना। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैंने ऑलमोस्ट हर चैप्टर के 40 to 50 क्वेश्चंस बनाए थे। आज की इस वीडियो में सिर्फ प्योरिटी वाला जो चैप्टर है फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो मैंने इंटरव्यू की तैयारी करवाई थी कुछ स्टूडेंट्स को, उनके लिए मैंने पीडीएफ बनाए थे, तो ये पीडीएफ मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं डिस्कस करूँगी और जो इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, बहुत सिंपल हैं, बेसिक हैं, जिनमें सिर्फ डेफिनेशंस वगैरह इंक्लूडेड हैं, उनको सिर्फ मैं रीड कर दूँगी ताकि आपको मसला ना हो। अच्छा, वीडियो क्वालिटी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं जिस तरह से आपको मुनासिब लगता है। इसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। ये पीडीएफ है तो यहाँ पे आपको क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर रखनी पड़ेगी। ओके, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स डॉर्बराइनर लॉ ऑफ ट्राइएड्स। अब ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं, लाइक लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ट्राइएड्स, प्राउट हाइपोथेसिस। इसमें से प्राउट हाइपोथेसिस मैं इसका जिक्र करती जाऊँ कि ये हाइपोथेसिस, इसमें ये स्टेटमेंट है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक वेट्स दे आर मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटॉमिक वेट, ठीक है। और प्राउट, अकॉर्डिंग टू प्राउट, जो हाइड्रोजन है वो प्राइम मैटर है जिसकी वजह से या जिससे सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो समहाउ बने हैं। तो ये प्राउट का हाइपोथेसिस था। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, फीचर्स पता होने चाहिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स थे, और जिसकी मॉडिफिकेशन है दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। उसके अलावा इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ग्रुप 1B एलिमेंट्स, इनको क्या कहा जाता है, किसने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया, उसका पूरा एक्सपेरिमेंट आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, डायगोनल रिलेशनशिप। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट्स को ना इस तरह से पूछा जा सकता है कि जैसे आप यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 13, लिथियम हैज़ डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम, इज इट करेक्ट। अब वो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट भी दे सकते हैं और उसको आपको करेक्ट करना होता है। वो ऐसे भी कहते हैं अच्छा ऐसे होता है, ऐसे तो नहीं होता। मतलब अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज होगी, अगर आपको पता है कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है और वो किन पीरियड्स में कॉमन है और डायगोनली कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो आपस में सेम रिलेशनशिप रखते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज समहाउ सेम है, तो वो आपको फिर उस हिसाब से डिफ़िकल्टी नहीं होगी। जैसे अगर लिथियम को देखें तो लिथियम का जो डायगोनली मेंबर है वो है आपका मैग्नीशियम, ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम तो नहीं है। अगर आपको सही से आंसर पता है तो फिर वहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। मतलब जब पता होगा तो आप उसको कॉन्फिडेंटली आंसर करोगे। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन इज मोर देन मैग्नीशियम। यस, इट इज़ मोर। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, जस्ट आपने फैक्टर्स बताने हैं और उनका क्या इफेक्ट पड़ता है आयनाइजेशन एनर्जी पे ये बताना है। उसके बाद आपके पास एक ट्रेंड दिया है मैंने, हैलोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पीडीएफ, ऑक्सीजन फैमिली has more electron affinity than halogen, which is incorrect. You know, halogen has highest electron affinity than oxygen than nitrogen. तो हाइड्रोजन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के, आप ये कह सकते हैं कि हंग्री होते हैं। इलेक्ट्रॉन, उनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। और फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में आप एक और ट्रेंड भी देखते हो कि फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए था एज कम्पेयर टू क्लोरीन, लेकिन ये नहीं होता। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सो क्लोरीन की कम होनी चाहिए थी, फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्लोरीन की ज़्यादा होती है। अब इसमें यही बात है कि क्लोरीन का साइज़ बड़ा है, फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली बात इसमें है। व्हाट इज़ पेनिट्रेशन इफेक्ट, इट इज़ क्वाइट ईजी, व्हाई देयर इज एक्सेप्शन इन आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड। तो आपको एक्सेप्शन वगैरह पता है, इसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखना है। आपको पता है कि जो पार्शियली या फिर फुल ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होती है, बहुत ज़्यादा होती है, हाई होती है, एक्सेप्शनली हाई होती है। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आया है, वाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय विच मेथड्स। तो आपने मेथड्स बताने हैं, उनका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मलिकन एंड पॉलिंग स्केल। हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपके पास सीजियम है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास लिथियम है। अमंग पर ब्रोमिक एसिड एंड पर आयोडिक एसिड विच वन इज मोर एसिडिक।
तो जब हम पर आयोडिक की या हाइपोक्लोरस की, हाइपोब्रोमस, हाइपोआयोडस की बात करते हैं, बेसिकली हेलस एसिड्स की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देखते हैं। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी तो उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी तरफ खींचेगा हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को, और उतना ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को प्रोटॉन को रिलीज़ करना आसान होगा, फीजिबल होगा। उतने ज़्यादा प्रोटॉन रिलीज होंगे, तो जो कि इसकी एसिडिक नेचर को बताता है। जितने ज़्यादा प्रोटॉन रिलीज होंगे उतनी ज़्यादा एसिडिक नेचर होगी, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी होगी ऑफ पर ब्रोमो एसिडिक एसिड, पर ब्रोमो एसिड। हाई, अच्छा इसके बाद है द सॉल्युबिलिटी ट्रेंड। अच्छा आपको सॉल्युबिलिटी ट्रेंड सब पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में, आयोनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल सल्फेट्स, इन सब की आपको सॉल्युबिलिटी ट्रेंड पता होना चाहिए। जो कार्बोनेट्स और सल्फेट्स हैं उसके अलावा इनकी स्टेबिलिटी ट्रेंड पता होना चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इनके ट्रेंड्स पता होने चाहिए। ग्रुप में क्या है, पीरियड में क्या है, कौन कौन से फैक्टर इनको अफेक्ट करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट क्या है, किस यूनिट में एनर्जी को मेजर आप कर सकते हैं। इट कैन बी इन किलो कैलोरी पर मोल, किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। cyanidine is isoelectronic to carbon monoxide. Yes, it is, because they have same number of electrons, 14. What is, अच्छा जैसे definitions हैं, metallic radius, van der Waals radius, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। How many total elements there in periodic table? 118. Mendeleev predicted which two elements and their exact position, gallium and germanium, and he used the word eka before, ठीक है, before selenium and before. Which one is the longest period in periodic table? तो basically जो 7th है वो longest है, 6th भी है। What is shielding effect? Who proposed periodic table? Exact structure of periodic table. Which elements have zero valency? Noble gases have zero valency. अच्छा उसके बाद आपको मेटालिक कैरेक्टर का पता होना चाहिए। जो मलिकन मेथड मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का, कुछ बुक्स में इट इज़ विद प्लस साइन एंड कुछ बुक्स में यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को पहले रखा गया है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू नेगेटिव होती है, शायद इस वजह से उन्होंने माइनस माइनस प्लस करके यहाँ पे लिख दिया है। इसका एग्जैक्ट आप देख सकते हैं, वैसे ज़्यादातर बुक्स में यही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन के एल एम शेल, इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2n स्क्वायर से हम फाइंड आउट करते हैं। उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपने डालना होता है। k का 1 है तो 1 स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई 2 इज 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं k शेल में। देन l शेल में 8 अकोमोडेट हो सकते हैं, 8 ज़्यादा नहीं होते। m में 18 मैक्सिमम एंड n में 32 मैक्सिमम है। इस तरह से आप 2n स्क्वायर से आप फर्दर भी निकाल सकते हैं g का, f का। Why atomic radius decrease from lithium to fluorine? It is quite easy. Which metal has highest ionic mobility in water? तो सीजियम आयन जो है उसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, इसकी हाइड्रेशन बहुत कम होती है, बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से इसकी मोबिलिटी वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा है। Which atom has high shielding effect? Lithium or sodium? Obviously sodium. Law of octave was given by Newland, 1 angstrom. इस तरह से भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है वो बोर्ड पे आपको कन्वर्जन का भी कह दें कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने सेंटीमीटर हैं, कितने नैनोमीटर हैं, तो आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। इसके अलावा एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जा सकती है, बेसिक स्ट्रेंथ पूछी जा सकती है। स्टेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ देखें। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो आपको पता है कि वैसे अगर हम डाउन द ग्रुप देखें तो मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर जा रहे हैं, और आपको पता है कि मेटल्स बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, सो दे कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स। अब रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो रिएक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी। जितनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी उतनी ही कम स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नो, इट इज इनकरेक्ट। The stability of metal, it decreases down the group, whereas the reactivity of metal, it increases down the group. Which one is basic oxide? Between silica and phosphorus pentoxide, no one is acidic. ये सारे no one is basic, ये दोनों जो हैं आगे पास acidic oxides हैं। Okay, thank you so much. मैं अपनी बाकी वीडियोस भी शेयर करूँगी इसी तरह, so stay connected. Thank you.